मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें कि एक लड़की जिसकी नई शादी होती है और उसका पति उससे इतनी बेरुखी करता है, फिर भी वह उसके परिवार के सहयोग को देखती हुई अपने मनोबल को गिरने नहीं देती और अपने धैर्य को बनाए रखती है तथा अपने सूझबूझ से एक दिन जो पति उसे देखना नहीं चाहता था उसी की प्रिय बन जाती है। ऐसी लड़की की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नगर में दीपक नाम का लड़का रहता था जिसकी के पोस्ट बहुत अच्छी थी, ऑफिसर लगा हुआ था। उसने एक माधुरी नाम की लड़की से प्यार किया जो बहुत ही अहंकारी, चुलबुली, सुंदर, एटीट्यूड वाली थी। कई सालों तक उसके साथ घूमता फिरता रहा। उसके मोह जाल में ऐसा फंस गया कि उसका निकलना बहुत मुश्किल था। दीपक दिन रात माधुरी के बारे में ही सोचता। हर एक लड़की में माधुरी तलाश करता, लेकिन उसे माधुरी जैसी कोई दिखाई नहीं देती। हमेशा जहां भी जाता, जिससे भी बात करता, उसी लड़की का कंपैरिजन, उसी लड़की की तुलना माधुरी से करने लगता। अब माधुरी सुंदर बहुत थी, लेकिन उसके ख्यालात आजकल के ख्यालात थे। वो चाहती थी कि मैं तो किसी बंधन में ना रहूं, गाड़ियों में घूमूं, 5 स्टार होटल में खाना खाऊं, देश विदेश घूमूं। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई बंधन न रखे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और दीपक ऑफिसर तो था ही, लेकिन माधुरी के चंगुल में ऐसा फंसता चला गया कि पूरी की पूरी सैलरी, पूरी की पूरी तनख्वाह माधुरी पर लुटा देता था। लेकिन फिर भी माधुरी उससे खुश नहीं रहती थी। बात बात पे चिढ़ती, बात बात पे झिड़कियां देती, रूठ के चली जाती। अगले दिन दीपक फिर मनाता, बार बार फोन करता, माधुरी काटती रहती, लेकिन दीपक तो उसके प्यार के जाल में ऐसा फंस चुका था कि उसे तो माधुरी के अलावा कुछ नहीं सूझता था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। माधुरी को एक दिन फ्लाइट में कहीं जाना पड़ गया और वहां कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत अमीर लड़का उसे मिला जिसने कि माधुरी को शादी के लिए ऑफर किया और माधुरी झट से मान गई, क्योंकि उसे लगा कि ये बंदा तेरी सभी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, तुझे बाई एयर घुमा सकता है, 5 स्टार में खाना खिला सकता है, देश विदेश घुमा सकता है। माधुरी ने उस लड़के से मिलने के बाद दीपक के फोन उठाने बंद कर दिए और कुछ समय के बाद दीपक को पता चला कि माधुरी तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, बहुत अमीर लड़के के साथ शादी करके चली गई है। उसको बहुत दुख हुआ, डिप्रेशन में आ गया, हर बार चिड़चिड़ा रहने लगा, न घर वालों से बात करता, ऑफिस में भी स्टाफ पे बात बात पर झगड़ा करता, बात बात पर हर एक को
ढंग से नहीं बोलता, न ही किसी से कोई प्यार करता और न ही बातें करता। जो भी बोलता उसी के सिर पे आता और अपने चिड़चिड़ेपन को यूं दिखाता कि मैं बहुत दुखी हूँ। अब घर वालों ने समझाया कि क्या देश पानी का भर गया, माधुरी चली गई तो तुझे भी उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि उसने जब तेरे प्यार की कदर नहीं की तो तू उसके बारे में क्यों सोचता है। लेकिन दीपक को तो ये मंजूर ही नहीं था। वो तो हमेशा उसी के सपनों में खोए रहता। अब घर वालों ने जैसे तैसे उसको मनाया और रेणु नाम की लड़की से उसकी शादी करवा दी। रेणु इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन सहनशील, समझदार, आगे पीछे का देखने वाली, धैर्य रखने वाली सभी गुण थे। अब माता पिता ने सोचा कि हो सकता है रेणु का शील स्वभाव तथा धैर्यवान होना हमारे दीपक को लाइन पर लेके आएगा और एक दिन ये जरूर रेणु का होके रह जाएगा। लेकिन रेणु को तो पता ही नहीं था कि दीपक की शादी दीपक की मर्जी के बगैर उससे की जा रही। रेणु के घर वालों ने देखा कि लड़का सुंदर है, ऑफिसर लगा हुआ है, परिवार भी अच्छा है, तो क्यों न दीपक की शादी रेणु से कर दी जाए। अब दीपक की शादी रेणु से हो जाती है, लेकिन दीपक तो रेणु की तरफ आंख भर के कभी देखता ही नहीं। यदि रेणु कमरे में सोती है तो दीपक गैलरी में जाके सो जाता है। यदि रेणु बेड पर होती है तो दीपक सोफे पर होता है। वो कभी रेणु से बात ही नहीं करता। लेकिन रेणु बहुत समझदार और धैर्यवान लड़की थी। उसने एक दिन अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि दीपक तो मेरी तरफ देखता ही नहीं है। खाना डलवाता है, आपसे डलवाता है, कोई काम कहता है, आपको कहता है, ऐसी क्या बात है। सास कहती है, बेटी कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक दिन दीपक की माँ दीपक के पास जाती है और उसे समझाती है कि बेटा, जब माधुरी ने तेरी परवाह नहीं की, वो शादी करके दूसरे लड़के के साथ चली गई, तो तू उसके बारे में क्यों सोचता है। अब रेणु ही तेरी लाइफ है, इसको खुश रखना तेरा कर्तव्य बनता है। दीपक कहता है, माँ, तुमने अपनी जिद के कारण इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा मन ही नहीं है कि मैं रेणु की तरफ देखूं। मैं आकर्षित हो ही नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो हमेशा माधुरी की तुलना रेणु से करता रहता हूँ। माधुरी आती थी तो फूल सा खिलता था, रेणु आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। रेणु मुझसे बात करना चाहती है तो मेरे अंदर खिज पैदा होती है। अब माँ ने समझाया कि बेटा, जब माधुरी तेरी रही ही नहीं तो उसके बारे में सोचने का क्या फायदा। आप गेट के पीछे खड़ी हुई रेणु ये सभी बातें सुन रही थी। उस दिन उसे पता चल गया कि ये तो किसी दूसरी लड़की को प्यार करता था और इसको जबरदस्ती मेरे से बांध दिया गया। अब इसको काबू करना बहुत मुश्किल है। अब वो अपनी सास के पास जाती है और बोलती है कि माता जी, मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी कि आपने मेरे साथ इतना अन्याय किया। जब दीपक का मन ही नहीं था शादी करने का तो आपने मेरे साथ क्यों बांध दिया। अब मेरी लाइफ न इधर की रही न उधर की रही। मायके जाती हूँ तो दूज भर कहलाऊंगी, ससुराल में रहती हूँ
तो न शादीशुदा हूँ और न कुंवारी हूँ। अब बताओ मैं इस दुविधा का क्या करूँ। अब सास ने समझाया, बेटी हमें माफ़ कर दे, हमारे से गलती हो गई, लेकिन हम सोचते हैं कि तेरे जैसी धैर्यवान लड़की जरूर एक न एक दिन दीपक को अपना बना ही लेगी। तू दीपक का ख्याल रख, उसकी हर इच्छा का ध्यान रख, उसके खाने पीने का, उसके कपड़ों का, जो भी चीज़ चाहिए तू कर। धैर्य एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत के ऊपर भी काबू पा लेती है। यदि धैर्य रखेगी, शांति से काम लेगी, तो देखना एक दिन मेरा दीपक तेरे बगैर हिल नहीं सकेगा और तेरे से ही पूछने के बगैर कुछ नहीं करेगा। तू धैर्य रख। अब रेणु ने वही किया। दीपक की हर एक ख्वाहिश का ध्यान रखती, अच्छा खाना बनाती, टिफिन पैक करती, उसके कपड़ों का, टाई का, बेल्ट का सब ध्यान रखती। जब दीपक स्नान करने जाता तब उसका कच्छा, तौलिया, सभी चीज़ें आगे से आगे मिलती, यहाँ तक कि ब्रश पे पेस्ट लगा के भी रख देती। अब धीरे धीरे दीपक थोड़ा थोड़ा रेणु की तरफ झुकने लगा और ये चाहने लगा कि लड़की अच्छी है, तू पता नहीं क्यों माधुरी के मोह जाल में फंसा हुआ है। इस लड़की का क्या कसूर है? कसूर है तो मेरा है, या जो मुझे छोड़ के चली गई उसका है। अब धीरे धीरे दीपक रेणु की तरफ आकर्षित होने लगा। इस आकर्षण के कारण उसकी सास ने रेणु को उसके मायके भी नहीं भेजा कि मेरा लड़का शायद रेणु के पास रहने से इसका हो जाएगा। लेकिन काफी दिन मायके गए हो गए तो उनके घर वालों के फोन आने लगे और वो कहने लगे कि रेणु को 2-4 दिन के लिए तो भेज दो। आप तो बिल्कुल ही नहीं भेज रहे हो। आप रेणु का भाई बिना बताए आ जाता है और अपनी मौसी से यानी कि रेणु की सास से आग्रह करता है कि 3 महीने हो गए रेणु एक बार भी हमारे घर नहीं आई, ऐसी क्या बात है, आप क्यों नहीं भेजती? अब रेणु कहने लगी, भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ही नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जाने से मम्मी जी दुखी हो जाएगी। दीपक का काम कौन करेगा? दीपक को आदत है, कभी टाई गुम हो जाती है, कभी बेल्ट गुम हो जाती है, नहीं तो मम्मी को तंग करेगा, इसलिए मैं ही नहीं मायके आना चाहती, मेरी इच्छा नहीं होती। आप रेणु की ये बात सुन के उसकी सास इतनी आकर्षित होती है रेणु से कि हाँ, ये तो बहू नहीं मेरी बेटी है जो मेरे घर को आगे बसाना चाहती है, मेरे घर को सुचारू रूप से चलाना चाहती है। लेकिन भाई बार बार आग्रह करता है और अपनी बहन को उसके मायके लेके चला जाता है। दीपक जब शाम को अपने ऑफिस से घर आता है तो उसकी माँ देखती है कि दीपक की निगाहें पूरे घर में रेणु को तलाश रही होती है। कभी इस कमरे में जाता है, कभी उस कमरे में जाता है, क्योंकि दीपक से बगैर पूछे ही रेणु को मायके भेज दिया गया था। अब दीपक जो ही टेबल पर बैठता है, माँ पानी का गिलास लेके आती है, फिर कॉफी लेके आती है। एकदम दीपक के मुंह से निकलता है, माँ रेणु कहाँ है? नहीं तो नाम लेके भी खुश नहीं था। अब माँ को लगा कि हाँ, बेटे को कुछ तो एहसास हुआ कि रेणु के बगैर तेरा घर खाली है। अब उसने कहा, बेटा रेणु का भाई आया था और बार बार आग्रह कर रहा था
कि 2-4 दिन के लिए रेणु को हमारे घर भेज दो, काफी दिन हो गए हैं। रेणु तो इतनी अच्छी है कि उसने अपने भाई को भी मना किया कि नहीं, मेरी सासू माँ दुखी हो जाएगी, दीपक का काम कौन करेगा, कौन उसका टिफिन पैक करेगा, उसे मेरे बनाए हुए खाने की आदत है, उसे अब मम्मी जी का खाना बनाया हुआ अच्छा नहीं लगेगा। अब दीपक को झटका लगा कि जिस लड़की को की शादी को 3 महीने हो गए, तूने उसको छुआ तक नहीं, और वो लड़की तेरे बारे में ऐसा सोचती है। तेरा ही बहुत बड़ा फॉल्ट है, तू ही गलती पर है, और अपनी गलती को सुधार, अपना घर बसा। जिस माधुरी ने तेरे बारे में नहीं सोचा, तू उसके चक्कर को छोड़ दे और अपना ध्यान रेणु पर लगा। अब दीपक माँ से टिफिन तैयार करवा के ऑफिस चला जाता है, लेकिन शाम को देर हो जाती है और दीपक घर नहीं आता। दीपक तो जो ही ऑफिस की छुट्टी होती है, अपनी गाड़ी लेकर अपनी ससुराल पहुंच जाता है रेणु को लेने के लिए। अब अपने पति को आए देखकर रेणु खुश होती है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, यदि आकर्षण है तभी तो तुझे लेने आए हैं। अब रेणु ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी देखो, मैं पहले ही कह रही थी कि दीपक मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता, और अगले ही दिन ये मुझे लेने आ गया। अब ससुराल वालों ने दीपक का बहुत आदर सत्कार किया, अच्छी मान मर्यादा रखी, बहुत प्यार से खाना खिलाया, तथा विदाई के समय हाथ जोड़ के कहने लगे कि बेटा, अब तो हमारी बेटी का भगवान तू ही है, सब कुछ तू ही है। उन्होंने तो ये बात अनभोड़े में कही थी, अनजाने में कही थी, लेकिन दीपक को तो अंदर तक लग गई, क्योंकि उसने तो कभी रेणु को छुआ ही नहीं था कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी है कि उसने कभी घरवालों को शिकायत नहीं की, इतना धैर्य रखा, ऐसी लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। जो ही गाड़ी में बैठता है तो ही फोन की घंटी बजती है और आगे से माधुरी की आवाज आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि दीपक माधुरी की आवाज ना पहचाने, लेकिन दीपक का आकर्षण पूर्ण रूप से अपनी पत्नी रेणु की तरफ हो चुका था। उसने फोन उठाया और कहा रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर कह के फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद जब वो रास्ते में आ रहे थे, तब फिर फोन की घंटी बजती है। दीपक उठाता है, आगे से माधुरी कहती है कि मेरे से गलती हो गई और मैं दीपक तेरे पास आना चाहती हूँ। लेकिन दीपक कहता है कि वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, रॉन्ग नंबर। ये कह के दीपक फोन काट देता है और स्विच ऑफ करके रख देता है। दीपक घर आता है, माँ से माफी मांगता है और पत्नी से बहुत प्यार करता है, अच्छी तरह रखता है। अगले ही दिन अपनी माँ को बोलता है कि माँ, हम कल हनीमून पे जा रहे हैं, हमारा सामान पैक कर देना। और रेणु को कहता है कि अपनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ, अच्छे अच्छे कपड़े रख लेना, कल ही हम हनीमून के लिए निकल रहे हैं, आज मैं अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आऊँगा। दीपक अपने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी लेकर आता है और रेणु के साथ हिल स्टेशन पर हनीमून के लिए निकल जाता है। ये थी रेणु के धैर्य और अच्छा होने का प्रमाण। हर एक लड़की को धैर्य रखना चाहिए। यदि धैर्य है तो सब कुछ हासिल हो जाता है। धैर्य में
बहुत बड़ी ताकत है। जय हिंद।